फर्स्ट क्लास टेस्ट हुआ कॉलेज में तो उसमें मार्क्स ही नहीं आए। फिर मैंने अपने कुछ जो मेरे रूम पार्टनर थे उनसे हेल्प ली, इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की, ध्यान से सुनने की कोशिश और वोकैबुलरी बढ़ाई है। तो कहीं ये टर्मिनोलॉजी की इंग्लिश की आ रही है, हम इंग्लिश हो रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम फिलहाल में एग्जाम में नहीं दिखेगी आपको यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, तो जो डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म है उसको पॉइंट वाइज मैंने मेंशन किया हुआ। डेली अगर देखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, ये प्रीएम्बल है। 17 से मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किए थे, तो सबसे पहले मैं सिविल सर्विस यूपीएससी 17 का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं पीटी क्लियर नहीं कर पाया। 1-1.5 साल का ही टारगेट हम लेके आते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन हो जाती है। तो जब मुझे असफलता मिलती थी तो मैं परेशान भी रहता था। स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। आप साथ में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो जो भी मैंने नोट्स बनाया हुआ है, बुक्स हैं मेरी, उनको एक बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद में पिछले साल के पेपर्स, फार्मूला सही हैं या गलत हैं आप बताइए। मीडिया क्या बायस्ड है भारत का। कुछ बुक्स मतलब ऐसे नहीं भंडार नहीं, कुछ बुक्स जिससे पढ़ लोगे तो 90-80% हो गया प्रिपरेशन इस तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ है वेद प्रकाश सर, जिन्होंने 2018 के एसीएफ के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए थे यूपीपीएससी के थ्रू, और 2019 में नायब तहसीलदार के, और जो अभी यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें भी सर अपीयर हुए हैं। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस प्रकार की रही है। सर मेरे पास से ही हैं बुंदेलखंड से, तो सर आज क्योंकि वो काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे कि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो आज हम सर से डिटेल में बातें करेंगे कि उनकी जर्नी किस प्रकार की रही, किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, क्या टाइम टेबल फॉलो किया, और वो सर अभी काफ़ी जॉब में सेलेक्ट हो गए हैं, 2 जॉब में तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो सर के बारे में हम सब बातें इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। ये मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब मैं मेंस दे रहा था उसकी स्कीम्स लगाई है। जो भी एस्पिरेंट मेंस दे रहे हैं इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इससे हमें याद रहता है कि किस समय एग्ज़ाम होने वाला है और कितने दिन बचे हुए हैं। तो थोड़ा मोटिवेशनल कोट्स के लिए मैंने ये अब्दुल कलाम जी का कोटेशन लगाया हुआ है, जिससे आप सुबह उठते हैं और डेली अगर देखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। ये प्रीएम्बल है जिसको सभी एस्पिरेंट को याद भी रखना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। इसके साथ साथ कभी कभी मूड ख़राब होता है तो कुछ अच्छे कोटेशन, सेटिस्फैक्शन लाई इन द एफर्ट्स नॉट इन अटेनमेंट, फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री, इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। जब इसके साथ ये सिविल सर्विस मेंस का स्कीम्स लगा हुआ है, इसके पीछे मेरा टाइम टेबल लगा था जो अब मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ये मेरी बुक्स की रैक है जिसमें कुछ बुक्स हैं, नीचे एक टेस्ट सीरीज रखी हुई हैं, कुछ बीच में नोट्स रखे हुए हैं, इधर ऑप्शनल के नोट्स हैं, इधर जीएस का नोट्स है, ये बुक्स हैं, ये टेस्ट सीरीज है, साथ ही कुछ पुरानी टेस्ट सीरीज नीचे रखी हुई हैं। ये मैप है इंडिया का फिजिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। जनरली मैं इनको देखता रहता हूँ, डेली देखते सामने रहता है और डेली देखते देखते कुछ चीज़ें याद होने लगती हैं। स्पेशली जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली जो भी लोकेशन न्यूज़ में है उनको देखने की आदत रहनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मुझे लोकेशन याद होने लगती हैं और इससे प्रीलिम्स में, मेंस में, आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स है, उसमें ये पर्सपेक्टिव सेक्शन का नोट्स है। जैसा सिलेबस में पॉइंट मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने पर्सपेक्टिव का नोट्स बनाया हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, तो जो डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म है उसको पॉइंट वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये एंशिएंट टाइम में कैसा था, मेडिवल टाइम में इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो डाइकोटोमी डुअलिज्म अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम की ज्योग्राफी में क्या है। इसी तरह मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है, जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसी अकॉर्डिंग मैं नोट्स बनाता चला गया है। ये एरियल डिफरेंशिएशन का नोट्स है, जो कि पर्सपेक्टिव का टॉपिक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं और एक ही कॉपी, एक मोटी कॉपी में हम नोट्स बनाते हैं, तो उसको खोलने में किस पेज पे कौन सा सेक्शन स्टार्ट होता है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है ढूंढने में। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके के स्टिकर लगा रखे हैं कि ओशनोग्राफी कहाँ से शुरू होती है, पर्सपेक्टिव कहाँ से शुरू होता है,
इसके साथ साथ रीजनल ज्योग्राफी कहाँ से शुरू होती है, तो इस तरीके के मैंने इसमें स्टिकर लगा रखे हैं जिससे मैं ढूंढ सकूं कि किस पेज से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैंने बीटेक किया हुआ है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से। ओके सो सर आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए, और जैसे कि आप मेरे पास से ही हो 40-50 किलोमीटर दूर से, तो वहाँ एजुकेशन का काफ़ी अभाव है। एजुकेशन तो है बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। देखा जाए लोगों को ये पता है कि 12वीं पास करना है, 12वीं के बाद क्या करना है सर ये किसी को पता नहीं होता। खासतौर पर मुझे खुद पता नहीं था ये चीज़ें। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय इंजीनियरिंग करने का ज़्यादा ट्रेंड था और उसी समय आईआईटी और IEEE के 2 एग्ज़ाम मैंने सुने हुए थे, साथ ही यूपीटीयू का भी सुना हुआ था। तो मैंने ये तीनों फॉर्म भरे, उसके बाद मेरे IEEE में चयन हो गया है और मुझे मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद मिला। जब मैं वहाँ इंजीनियरिंग करने पहुँचा तो बनने तो गया था मैं इलाहाबाद इंजीनियर, लेकिन जब देखा हमारे कुछ बैचमेट्स, कुछ सीनियर्स सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही क्योंकि मैं बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ जहाँ गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा क्रेज है और मेरी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी जिसमें गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है जी। तो मुझे एक सिविल सर्विस अच्छा रास्ता मिला और सीनियर्स ने कुछ मोटिवेट भी किया तो मैं इस रास्ते पे आ गया। ओके तो सर इलाहाबाद में आपने प्रिपरेशन किया, तो इलाहाबाद में अगर माहौल आपको देखा जाए यूपी पीसीएस को लेकर तो किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि इलाहाबाद में एसएससी और यूपी पीसीएस को लेकर काफ़ी पॉपुलर है। इलाहाबाद में मैं 4 साल रहा, मैं हॉस्टल में रहता था। ओके। बाहरी जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले लोगों उनसे मेरा इंटरेक्शन कम ही रहा है। अच्छा। हालांकि लोग वहाँ पे जो कल्चर उस समय था कि 12th के बाद ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन ग्रेजुएशन करने आते थे, ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते थे। राइट। और इलाहाबाद के बच्चों में एक परसिवरेंस बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं वो। हाँ बस तो लगे रहते हैं बट उनको क्या होता है कि क्या करना है एग्जैक्ट सही गाइडेंस नहीं होता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। नहीं, एक्चुअल में गाइडेंस तो है वहाँ पर, लेकिन जो उनकी परिस्थितियाँ हैं वो उन्हें एक एग्जाम पे फोकस नहीं होने देती हैं। जो इलाहाबाद के जो एस्पिरेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतलब फोकस की कमी है। वो टीचर का एग्ज़ाम भी देते हैं, वो रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम भी देते हैं, वो पीसीएस का एग्ज़ाम भी देते हैं, वो आईएएस का एग्ज़ाम भी देते हैं। जब एक साथ आप 4 एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो शायद किसी पे ठीक से फोकस नहीं बन पाता है। इस वजह से टाइम भी कम लगता है, ज़्यादा लगता है, सॉरी। और ओके सर जैसे कि जब मैं 12वीं में था तो या फिर मैं जब नया दिल्ली में आया तो मतलब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर लो तो बाकी सारे एग्जाम्स हो जाएंगे अपने आप, मतलब उनकी तैयारी ही नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, अभी तो फिलहाल में जो वर्तमान का पैटर्न है उसमें तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के साथ अदर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। मैक्सिमम अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो यूपी पीसीएस की 80% प्रिपरेशन हो जाती है, 20% आपको प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी। साथ ही रिव्यू ऑफिसर की प्रिपरेशन भी अगर आप यूपी पीसीएस की अच्छे से प्रिपरेशन की तो हो जाएगी। अदर एग्जाम की बात करें जैसे टेट है, सुपर टेट है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, तो ऐसा कुछ नहीं, इनकी प्रिपरेशन एकदम ही डिफरेंट है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से। ओके तो सर आपकी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है वो किस मीडियम में हुई है? मैंने 12वीं तक की शिक्षा हिंदी मीडियम से कंप्लीट की है। ओके सो सर जैसे कि आपने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया अपने आप को, तो क्या प्रॉब्लम्स को नॉर्मली आपने फेस किया स्टार्टिंग में? शुरुआत में जब कॉलेज में पहुंचा तो पहली क्लास ही शायद इंग्लिश मीडियम की रही होगी कॉलेज की। इससे पहले तो मैं कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं हूँ, तो इनिशियली दिक्कत तो हुई। उसमें समझ में तो आता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज के कारण वो सब कुछ गायब हो जाता था। तो फिर बहुत दिक्कत हुई। जब फर्स्ट क्लास टेस्ट हुआ कॉलेज में तो उसमें मार्क्स ही नहीं आए। फिर मैंने अपने कुछ जो मेरे रूम पार्टनर थे उनसे हेल्प ली, इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की, ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो महीने 2 महीने में ये प्रॉब्लम ओवरकम होने लगी और 1 सेमेस्टर के बाद में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रह गई थी। ओके तो आपने कभी इंग्लिश पे काफ़ी फोकस किया? जैसे कि मैं कॉलेज में आया था तो मुझे तो मतलब एसी की क्लास होती थी तो मुझे ज़्यादा समझ ही नहीं आता था कि 50% आता था क्या चल रहा है। तो सर इंग्लिश में अगर देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज में हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए फिर हिंदी मीडियम में जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे 12वीं तक उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा और फिर ग्रेजुएशन भी शायद हिंदी मीडियम से किया फिर इंग्लिश मीडियम से करा, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मीडियम कौन सा चुने। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मीडियम बेटर रहेगा? मुझे तो ये लगता है कि जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं वही मीडियम चूज करना चाहिए। इनफैक्ट मीडियम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं,
र्यूमर्स इसमें ज़्यादा हैं। राइट सर। हाँ, और यदि आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई, आपका ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से हुआ है, तो आप हिंदी मीडियम में ही कंफर्टेबल रहेंगे। आप इंग्लिश ले भी लेंगे तो आप उससे गंदा करेंगे, मतलब जितना आप हिंदी में बेहतर कर सकते हैं। राइट सर। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी मीडियम लें आप उस पर 100% भरोसा रखें, र्यूमर्स पे बिल्कुल ध्यान न दें। राइट सर। सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आजकल अगर देखा जाए, जैसे कि नॉर्मल हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे जो कम्युनिकेशन में वर्ड्स है वो इंग्लिश के आ गए हैं, तो ना हम हिंदी के जैसे मान के चलो मेरी जो सिचुएशन है ना, मैं अच्छे से इंग्लिश कर पा रहा हूँ ना हिंदी कर पा रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? उन स्टूडेंट्स की सलाह यही है कि आप जो भी मीडियम आपने लिया हुआ है, सिविल सर्विस में जो मेंस का पेपर होता है उसमें 3-3 घंटे के 9 पेपर्स होते हैं, तो आप कुछ भी बोल रहे हो आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस करिए और वहाँ पर वोकैबुलरी बढ़ाइए। तो कहीं ये टर्मिनोलॉजी की इंग्लिश की आ रही है, हम इंग्लिश हो रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम फिलहाल में एग्जाम में नहीं दिखेगी आपको, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम डिफरेंट होती है आम बोलचाल की भाषा से। राइट सर। ओके सो सर, अगर देखा जाए जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए और फिर दिल्ली में आके प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो दिल्ली में आते ही सबसे पहले कहाँ आए आप और कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करा कि हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर यहाँ पे गाइडेंस लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट किया सर? जब 2017 में दिल्ली आया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे, तो उन्हीं के सहारे आया था। शुरुआत में मेरे एक मित्र है अमरीश कुमार, जो 18 में डीएसपी पद पर भी सिलेक्ट हुए हैं, उनके यहाँ लगभग 1 महीने रुका था मैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे टहलते हुए 1 महीने तक पता लग गया कैसे प्रिपरेशन होती है, कौन सी कोचिंग्स है, कहाँ रूम लेना है, कहाँ खाना खाना है। तो इस तरीके से मतलब अमरीश जी के माध्यम से हम यहाँ पे बसे हुए थे। ओके तो सर, जैसे कि आप देखो आज सक्सेस इंसान हो और सर आपने 2 जॉब ऑलरेडी निकाल ली, तीसरे का क्या इंटरव्यू भी दिया है और इस बार उसमें भी हो जाओगे, तो सर अब आप क्या रिएक्शन है या फिर आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया, जैसे 2018-12 जब रिजल्ट आया हुआ असिस्टेंट जो फॉरेस्ट का है या कंजर्वेटर फॉरेस्ट का, तो उनका क्या रिएक्शन था घर वालों का आपका? सर घर वाले तो सभी लोग खुशी थे क्योंकि रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे थे, अच्छे रिजल्ट का। 1-2 इससे पहले असफलताएं मिली मुझे, तो काफ़ी खुश थे। और मैं भी खुश था। ओके सो सर, आप एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और उसका क्या रिजल्ट रहा, जैसे कि 18-19 में जो भी है। 17 से मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किए थे, तो सबसे पहले मैं सिविल सर्विस यूपीएससी 17 का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं पीटी क्लियर नहीं कर पाया। फिर 18 का मैं आईएएस प्रीलिम्स दिया, वो भी क्लियर हो गया। पीसीएस का प्रीलिम्स दिया, वो भी क्लियर हो गया। सिविल सर्विस यूपीएससी का मैंने मेंस दिया, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन पीसीएस 18 का मेरा मेंस क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, बट फाइनली मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया। साथ ही मेरा सिविल सर्विस के साथ में एक फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी होता है, तो यूपी का मैंने फॉरेस्ट सर्विस भी दिया था और उसका मेरा मेंस भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू देने के बाद में मुझे फाइनली असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पद मिला उसमें। ओके इसके बाद मैं 19 का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला हुआ है और अभी करंटली मैंने यूपीएससी सीएससी 2020 का इंटरव्यू दिया हुआ है। ओके तो सर, देखा जाए आपने इतने सारे जॉब्स निकाली हुई हैं, तो सर कहीं ना कहीं आपने कभी असफलताओं का भी देखा है कि आपका मेंस नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ, फिर या फिर फाइनल लिस्ट में भी जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में भी नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आपने आपको सेल्फ मोटिवेट आपने कैसे रखा सर? क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स है, कोई छोटा सा भी एग्ज़ाम अगर निकाल लूँगा तो शायद वो काफ़ी बहुत बड़ी बात हो जाती, प्रीलिम्स ही निकालना बहुत बड़ी बात हो, उसके बाद ना हो, तो सर वो कैसे रहा सर? सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी बात है सेल्फ मोटिवेशन की, तो मैं हमेशा कहीं भी प्रिपरेशन करने जाएं सिविल सर्विस की या अदर एग्जाम, तो 1-1.5 साल वहाँ अच्छा मन लगता है। 1-1.5 साल का ही टारगेट हम लेके आते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन हो जाती है। तो जब मुझे असफलता मिलती थी तो मैं परेशान भी रहता था, उसमें 15 दिन महीने भर भी हो जाता था, लेकिन फिर दिमाग में एक ख्याल आता था कि यदि हम ज़्यादा परेशान रहे तो ये जर्नी है जो और लंबी हो जाएगी, तो और लंबी जर्नी ना हो, जल्दी से जर्नी कंप्लीट हो, ये सेल्फ मोटिवेशन था। राइट। और इसी सेल्फ मोटिवेशन ने दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और क्योंकि एग्ज़ाम की साइकिल चलती रहती है तो दूसरे एग्ज़ाम देने का मौका मिला। तो सर कोई ऐसी पर्सनालिटी या फिर कोई ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते रहे हों इस टाइम पे? कुछ मित्र हैं मेरे, ऐसी कोई फेमस पर्सनालिटी से तो मैं प्रभावित नहीं हूँ,
कुछ मित्र हैं मेरे, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। असफलताएं होती हैं तब भी उन्हें बताते हैं, सफलताएं मिलती हैं तब भी उन्हें बताते हैं। ओके। और आपस में मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, तो सर जैसा कि अभी आप 3 जॉब में सिलेक्ट होने, 2 में तो सिलेक्ट हो गए हो, तीसरा का रिजल्ट का इंतजार है, तो सर आप कौन सी जॉब को प्रेफर करते हो? सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जॉब पसंद है? देखो, फाइनली तो मुझे आईएएस बनने दिल्ली आया हूँ, तो आईएएस में जाना चाहता हूँ। अभी 2 जॉब में से मैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ज्वाइन करूँगा। राइट। उसके ज्वाइन करने के कई सारे रीजंस हैं। एक तो रीज़न है कि दोनों का ग्रेड पे मैं एसीएफ का ग्रेड पे ज़्यादा है, 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। दूसरा, हायरार्की में काफ़ी बड़ा है। तीसरा, प्रमोशन जो है वो बहुत ही फास्ट है एसीएफ में। आप 4 से 6 साल में डीएफओ बन जाते हैं। इसके बाद में 8 साल में आप आईएफएस में प्रमोट हो जाते हैं और अदर मिनिस्ट्री और सचिवालय में भी पहुंच जाते हैं। ओके, तो सर अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात की जाए, प्रिपरेशन की आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? साथ में स्टेट पीसेस भी कवर होता गया जैसे आपका? स्ट्रेटजी मेरी संपूर्ण प्रिपरेशन के दौरान शुरुआती में तो मैं स्ट्रेटजी ठीक से समझ नहीं पाया, तो सिर्फ प्रीलिम्स की करता था। इसके बाद में 18 का मेंस देने के बाद और उस पर असफलता मिलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि स्ट्रेटजी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। आप साथ में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों का ख्याल रखिए। कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे अफगानिस्तान में अभी इशू चल रहा है, यदि इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान की लोकेशन कहाँ है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है, या उससे रिलेटेड जो स्कीम्स, जो बहुत सारे ऐसे मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो वो क्वेश्चन बन सा है। मेंस में होगा तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अफगानिस्तान भारत के लिए क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंज पोज करता है जो, तो इस टाइप के, तो एक ही टॉपिक को 3 पर्सपेक्टिव से मुझे देखना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। राइट। ओके, सो सर जैसे कि देखा जाए कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट होंगे, उस टाइम पे आप फॉलो करते होगे, तो वो क्या पॉइंट्स हैं सर? प्रीलिम्स का पेपर बहुत ही डायनेमिक है इस समय और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है, तो उसके लिए हम 3 पिलर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं हमेशा। सबसे पहले तो जो भी मैंने नोट्स बनाया हुआ है, बुक्स हैं मेरी, उनको एक बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद में पिछले साल के पेपर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व करिए। आप पीसीएस का देने जा रहे हैं तो पीसीएस के सॉल्व करिए, आईएएस का एग्जाम देने जा तो आईएएस के सॉल्व करिए। इसके बाद में एटलीस्ट कुछ पेपर आप टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर लें, जिससे आपकी 2 घंटे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए कि आप 2 घंटे में पेपर को अच्छे से हैंडल कर सकें। इसके साथ साथ जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें कमजोरियां भी समझ में आती हैं कि आपने पढ़े हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यदि आपको या तो आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है या आपको याद नहीं रहा है तो रिवीजन करने की जरूरत है, और समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा समझने की जरूरत है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मेरी इस तरीके से रहती है। ओके, और सर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आप क्या करते हो, क्या पॉइंट्स या फिर किस तरह की चीज़ें फॉलो करते हो? मेंस के लिए सबसे जरूरी कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस आपकी हमेशा टेबल पर रहना चाहिए। प्रत्येक जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, तो चारों पेपर्स में जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन पे आप माइक्रो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, जो इस होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। इसके साथ साथ एसए के लिए भी आप प्रॉपर प्रिपरेशन करें। ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ें। जब ये जो नोट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस की प्रिपरेशन, वो है आंसर राइटिंग। राइट। आंसर राइटिंग आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब महीने 2 महीने प्रीलिम्स का बचा हुआ है, तब आप मेंस की आंसर राइटिंग छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप डेली आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय, मेंस होने वाला है, प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया है, तब आपको डेली आंसर लिखने चाहिए। एटलीस्ट आपको 10 आंसर तो डेली लिखना ही है, और पॉसिबल हो तो 1 पेपर्स आप डेली लिखिए। ओके, सो आपने बताया 10, तो सर साल में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आंसर साल में नहीं है। प्रीलिम्स के बाद में मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैक्सिमम 100 डेज का टाइम होता है। 100 डेज, 120 डेज का टाइम होता है। तो 4 महीने आप डेली आंसर राइटिंग तो कर ही सकते हैं। यदि आप आईएएस निकालना चाहते हैं, पीसीएस निकालना चाहते हैं, तो 4 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है जो। और उस समय यदि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो जो लोग भी मेंस देने जा रहे हैं, सबके अंदर इतना मोटिवेशन होता है कि वो 10 का 40 क्वेश्चन डेली लिख देते हैं। ओके, सो सर यूपीपीसीएस के जो 2 आपने इंटरव्यू दिए, तो उसमें इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए नॉर्मली, अगर देखा जाए उनका लेवल क्या रहता है? अगर यूपीएससी से कंपैरिजन करें तो वो कितना मतलब डिफरेंट है या फिर मतलब उसी लेवल का है? इंटरव्यू में मेनली क्वेश्चंस, एक तो आपके बायोडाटा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, दूसरा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तीसरा आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, और कुछ करंट अफेयर्स के जो उस समय का करंट अफेयर्स है उससे पूछा जाएगा। पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड थे, जो उस समय का करंट अफेयर्स चल रहा था। जैसे
अगर नायब तहसीलदार का जब मैं इंटरव्यू देने गया जिसमें PCS 19 का तो बजट आया हुआ था, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी नई नई स्कीम्स शुरू की गई हैं। कुछ करंट अफेयर्स जैसे म्यांमार में नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस समय, तो नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पर। IAS के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि PCS का इंटरव्यू मोर फैक्चुअल टाइप का है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। कुछ मेंबर्स उसमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जो। लेकिन UPSC के इंटरव्यू में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर बोर्ड्स में ना फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होंगे राइट सर UPSC के इंटरव्यू में। जैसे अगर मैं अभी याद करूं अपना इंटरव्यू, तो फार्मर प्रोटेस्ट पे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे फार्मूला सही है कि गलत है आप बताइए। मीडिया क्या बायस्ड है भारत का, इस पे ओपिनियन पूछा था। PLI स्कीम क्यों शुरू की गई है, PLI स्कीम को 5G में शामिल कर लिया गया है, 5G से आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ जो। तो इस टाइप की मतलब वो हमेशा आपका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं जो, और ओपिनियन अगर उनको सही नहीं लग रहा तो जस्टिफाई भी करवाएंगे आपसे। तो ये मेनली अंतर होता है PCS के इंटरव्यू और IAS के इंटरव्यू, जो मुझे लगता है कि ओके। तो सर आपने क्या एक आइडियल टाइम फॉलो किया जो कि हर स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हों? ऐसा कोई आइडियल टाइम तो मेरा नहीं है, हालांकि मैं दिन में पढ़ने वाला हूँ, मैं लेट नाइट नहीं पढ़ता हूँ। 10 to 11 मैं सो जाता हूँ और 4 to 5 AM में जाग जाता हूँ। इसके बाद जागने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, जो मेरे डेली रूटीन का पार्ट है, मेरी जॉगिंग हॉबी भी है। तो 1 घंटे टहलने के बाद मैं आता हूँ, नाश्ता करता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि बिफोर लंच 4 घंटे पढ़ लूँ, आफ्टर लंच 4 घंटे पढ़ लूँ। इवनिंग के टाइम में कुछ फ्रेंड्स से मिल लूँ, बाहर टहल लूँ, और सोने से पहले 2 घंटे ऐसा होना चाहिए जो मैंने 8 घंटे में पढ़ा हुआ है उसको मैं रिवाइज कर सकूँ। बस यही मेरा टाइम टेबल। ओके। सो सर जैसे प्रिपरेशन करते हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो सर क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा? कई प्रकार की चैलेंजेस होती है। एक तो फाइनेंशियल बर्डन होता है कि आप हमेशा ही फीलिंग आती है कि हम अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली जो, तो वो अगर टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है तो और ज़्यादा सताने लगता है। दूसरा आता है कि एक लेवल की प्रिपरेशन करने के बाद आपको ये लगने लगता है कि सुधार कहाँ करें, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो उसको पहचानना और सही इम्प्रूव करना ये एक चैलेंज होता है। तीसरा चैलेंज होता है मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये भी चैलेंज होता है। अब इनको ओवरकम करने के लिए आप अच्छे से सोचिए कि क्या करने आए हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक साथ सबका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने में किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपका गाइडेंस आपको कितना अच्छा मिला हुआ है। तो ये चैलेंज थे और मैंने इस तरीके से ओवरकम किया जी। ओके। तो सर जैसे कि बी प्लान की बात बहुत चलती है यूपीएससी में, तो आपने स्टेट पीसेस को एज अ बी प्लान लिया, और साथ में क्या स्टेट पीसेस के साथ में प्रिपरेशन करना कितना हद तक ठीक रहेगा, खासतौर पे हिंदी बेल्ट के जो सारे स्टेट हैं यूपीएससी के साथ, मतलब जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं फिर, या फिर जो अदर स्टेट्स हैं वो अपने स्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, PCS मेरा प्लान भी है। मेनली मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने दिल्ली आया था, और प्लान भी रखना चाहिए। अगर आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि नहीं निकल रहा है या प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, तो प्लान बी पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ओके। सो सर अगर देखा जाए जो नए स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक आइडियल पॉइंट्स बताइए कि एक जो नए स्टूडेंट्स हैं फिर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो वो इन पॉइंट्स को फॉलो करे तो उसकी स्टडी काफ़ी इफेक्टिव चले और नॉर्मल वे में और इजीली वो एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। सबसे पहले जो भी नया एस्पिरेंट है उसको 2 काम करने चाहिए। एक तो उसे यूपीएससी का सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस मार्केट में सेट मिलता है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। उन पेपर्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। बेसिक आधारभूत प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 6 से 12 तक की। राइट। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट,
साइंस टैग तो नहीं होता है एनसीईआरटी में, साइंस होता है जो, तो ये आधारभूत पुस्तकें खत्म करने के बाद में फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए जो पूछे गए हैं, जो आपने एक बार पढ़ने से पहले देखे, पढ़ने के बाद देखिए जो, Yes. तो आपका एक बेस मजबूत होता जाएगा। और इसके बाद यदि आप कोचिंग करने भी जाते हैं तब भी मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके कोचिंग करने जाइए, जो जिससे आप कोचिंग में समझ सकें कि क्या पढ़ाया जा रहा है जो। ओके, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना चाहिए शुरू होने से पहले। यस, ओके। सो सर, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, जो कि मतलब ऐसे कहते हैं ना, कुछ बुक्स, मतलब ऐसे नहीं भंडार नहीं, कुछ बुक्स जिससे पढ़ लोगे तो 90-80% हो गया प्रिपरेशन इस टाइप का। हाँ, तो बुक्स के लिए अगर कहें तो जीएस के लिए डिफरेंट हैं, ऑप्शनल के लिए डिफरेंट होती हैं बुक्स। राइट। एक तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी इज मस्ट, आधारभूत प्रिपरेशन के लिए, फंडामेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी पर रिलाई करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। इसके साथ कुछ सभी सब्जेक्टों कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का देखा जाए तो उसमें लक्ष्मीकांत आता है, इंडियन पॉलिटी का। इसके साथ इकोनॉमी का देखा जाए तो इकोनॉमी में एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद इस समय जो पॉपुलर और काफ़ी अच्छा मार्केट में कंटेंट आया हुआ है वो मुरलाल सर का नोट्स है, उनका हैंड आउट आता है जो। इस ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पर्याप्त है, और इसके साथ साथ कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक्स में फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह पढ़ते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी हायर लेवल की बुक्स। इस ज्योग्राफी में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी प्लस एक बुक आती है जेसी लियोंग, रखी हुई है, भी दिखा देंगे, तो उसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ज्योग्राफी ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ज्योग्राफी में बहुत सारा कंटेंट करंट अफेयर्स का भी आता है, तो वो वहाँ से कवर। इन्वायरमेंट के लिए सच पूछिए एनसीईआरटी ही है, क्योंकि जितना यूपीएससी पूछता है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी पूछता है, पर करंट अफेयर्स पूछता है। तो एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी उसके लास्ट 5 चैप्टर हैं वो इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी का बेस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हिंदी मीडियम के यदि आप स्टूडेंट हैं तो दृष्टि का पर्यावरण आता है, बुक आती है उनकी, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो शंकर आईएएस की एकमात्र बुक जिसको सभी लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए, उसको कर सकते हैं। बचती है हिस्ट्री के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके साथ साथ क्योंकि हिस्ट्री में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए। स्पेक्ट्रम बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटी बुक है, उसको कई बार रिवाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जो होती है वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मेंस में नहीं पूछी जाती, तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। और मेंस में एक पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर का, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, उसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ आप मार्केट का कोई एक नोट्स या आप बुक पढ़ना चाहें तो नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बुक है, इतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना चाहिए। राइट। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री में काफ़ी जैसे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर मेजॉरिटी पोर्शन देखा जाए यूपीएससी में तो कौन से पोर्शन का है? हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, इनफैक्ट भी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। मतलब अगर इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में ग्रेडिंग करना तो 50% मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है और 50% एंशिएंट और मेडिवल दोनों मिला के पूछी जाती है। तो मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मॉडर्न पर भी किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, जो उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, और सो सर करंट अफेयर्स है, उसके लिए मेनली आप क्या करते हो? क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो चाहे। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और इसके साथ साथ मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट है, उसका भी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन देखता हूँ। तो ये 2 ही सोर्स है मेरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, और सो सर देखा जाए मुखर्जी नगर में और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के कंटेंट आते हैं, या फिर दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो क्या उन कंटेंट्स के साथ जाना सही रहेगा? अगर ये जैसे आपने बताया द हिंदू पढ़ते हो आप, इसको छोड़ के देखिए, मुझे जो लगता है कि प्रिपरेशन करने वालों के लिए पेपर इज़ द मस्ट। पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, उसका आप यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं या डेली पेपर सही से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपको उतना समझ में नहीं आता, आप कोशिश कर रहे हैं, तो कंपाइलेशन आप एक पढ़ सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन पेपर पढ़ना ज़रूर चाहिए।
उसका रीजन बता रहे हैं कि यदि आपको एक साथ कंपाइलेशन का जब मटेरियल मिलता है तो एक तो उसके जो एग्जाम के टाइम में रिटर्न करना चाहिए, वो एग्जाम में याद आना चाहिए, वो नहीं आता कि एक साथ आपको परोस दिया गया है। और डेली अगर न्यूज़ पढ़ते हैं आप, डेली अपडेट पढ़ रहे हैं उसके, तो ऑटोमेटिक याद रह जाती है न्यूज़। राइट। तो उस पर्पज से भी पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सब लोग कंपाइलेशन पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन पेपर भी पढ़ते हैं साथ में। ओके, तो सर एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, जैसे कि स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है जब वो बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक बजट का। तो अगर आपका अब तक देखा जाए तो आपने कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे पूरी प्रिपरेशन में? अब आप एक मतलब IAS ऑफिसर भी बन ही जाओगे, रिजल्ट आने वाला है, एक ऑफिसर बन गए हो तो सर। मैं 4 साल से हूँ तो 1.5 लाख रुपए पर ईयर का जोड़ लीजिए आप। सो नॉर्मली एक बजट है कि परसेंट टू परसेंट वेरी करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग खर्चा कर रहे हो, है ना सर? देखिए, रहने का बजट जो जिस एरिया में अभी मुखर्जी नगर साइड में रहता हूँ तो उसमें 5,000 का रूम ही मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली किसी का 5,000, किसी का 6,000 का। इसके साथ आप खाना खाते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस होता है, बुक्स खरीदते हैं, तो 10 to 12,000 तो रहने का खर्चा ही है यहाँ का जो। अब इसमें अगर आप पार्टनर के साथ में रहते हैं तो 2,000 रुपये कम कर दीजिए, 3,000 रुपये कम कर दीजिए। इसके साथ साथ यदि आप कोचिंग यहाँ लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख फीस है GS की, 40 to 50,000 ऑप्शनल की। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो 50,000 उनका मान लीजिए, प्रीलिम्स मेंस का, तो 2 लाख के आसपास फीस है। ओके, सो सर जैसे कि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी कितना हेल्पफुल रहा आपकी जर्नी में, UPSC हो या फिर UPPCS हो? ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरी जर्नी में तो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हेल्पफुल ही रहा है। राइट सर। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो GS के अन्य सब्जेक्टों को समझने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो बहुत हेल्पफुल है। प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ओके, तो सर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर लास्ट में, आपके तरफ से कोई सजेशन वगैरह हो तो? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप, पिछले साल के पेपर्स देखिए, सिलेबस अच्छे से पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके अंदर नेगेटिविटी ना फैलाएं। साथ ही आपने जो भी मीडियम चूज किया है उस पर आप भरोसा रखें, अपने ऑप्शनल पे हमेशा भरोसा रखें। सभी ऑप्शनल से चयन होता है, सभी मीडियम से चयन होता है, तो मार्केट की बातों पर ना आए कि इससे चयन नहीं होगा, किसका चयन हुआ है, हिंदी मीडियम तो बहुत बेकार है, PCS भेदभाव करता है, UPSC भेदभाव करती है, ऐसा नहीं है। यदि आपने चूज कर लिया है तो आपने कमिटेड रहिए उसके लिए, यही कहना चाहेंगे। और प्रैक्टिस अच्छे से करें, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रैक्टिस इज द मस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने सर की जर्नी देखी, साथ में सर ने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया है, साथ में बुक्स भी बताई हैं। सो आई होप कि आपको इससे काफ़ी इजाफा होगा, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।